एवरीवन, वेलकम टू अपनी कक्षा। मैं हूं आपका युवराज भैया और आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक महा एपिसोड। लाइन यहां पर लिखी हुई है, जीरो से लेकर हीरो। लाइन पुरानी है लेकिन जुनून और जज्बात जो है वो नए हैं। ठीक है, लाइन जरूर पुरानी है, जुनून जज्बात हमारा नया होना चाहिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, आखिरी तक जाएंगे। लेवल सबसे पहले सबसे कम होगा, उसके बाद धीरे धीरे जो लेवल होगा ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो और इसी लेवल को हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक आर्ट है। क्या आपको पता है आर्ट का डेफिनेशन क्या होता है? आर्ट एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई स्किल चाहिए होता है उसे प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जिसे प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक स्किल की जरूरत होती है और उसे हम लोग आर्ट कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? एक आर्ट। और यही आर्ट मैं आज आपको सिखाने वाला हूं। स्टार्ट करेंगे बेसिक से और एकदम ऊपर की लेवल तक जाएंगे। चलिए, तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें तो कुछ भी पता नहीं है, तो हम लोग कैसे स्टार्ट करें? देखो, केमिस्ट्री एकदम आसान है। आप उसे एक आर्ट की तरह अगर लेंगे तो वो एकदम सरल और सिंपल है। चलिए, मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपको केमिस्ट्री की बेसिक बताऊंगा और उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे ये बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ में क्या है? अगर हमारे लाइफ में डे टू डे लाइफ की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लाइफ में क्या होती है? दिल से दिमाग से जहां से सोचना है सोच लीजिए। तो मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नो डाउट, अगर दिमाग से सोचे, प्रैक्टिकल होके सोचे, तो वो है पैसा, मनी। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में क्या होता है? पैसा। ठीक है, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, तो हमें समझाइए कि पैसा जो है ये हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में? हमारे लाइफ में है मनी। क्यों भाई पैसा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्यों पैसा पैसा करते हो? क्यों पैसे पे तुम मरते हो भाई? बताइए जरा। क्योंकि आजकल सब चीज पैसे से ही हो रही है ना? पैसा दो और फिर काम हो जाएगा, है कि नहीं? चलो, अब ये जो पैसा है ये हमारी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले करता है। ये हमारी केमिस्ट्री में किसका रोल प्ले करता है? इलेक्ट्रॉन का रोल प्ले करता है। मतलब क्या? हमें पता है इंसान अलग अलग प्रकार का होता है। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है और कोई साधारण, बिल्कुल ना वो ज्यादा अच्छा है ना वो ज्यादा बुरा है। ठीक है, ऐसे तीन प्रकार के इंसान होते हैं। कैसे होते हैं भाई? देखो, एक होता है अच्छा इंसान, ठीक है, एक होता है न्यूट्रल इंसान और एक होता है बुरा इंसान, जो कि आप लोग हो, है ना? चलो, तो ये तीन प्रकार के बेसिकली इंसान होते हैं, राइट? अब इसमें से सबसे पहला जो अच्छा इंसान होता है, आपने देखा होगा जो अच्छे लोग होते हैं, क्या वो आपके पैसे खींच लेते हैं? क्या वो आपको लूट लेते हैं? नहीं, है ना? जो जेन्युइनली काम करते हैं, जो जेन्युइनली चीजें करते हैं, उन्हें हम अच्छे लोग बोलते हैं और वो कभी भी आपका पैसा लूटेंगे नहीं, है ना? तो मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, क्या अगर मैं मनी की बात करूं तो क्या वो लेते हैं? नहीं, वो तो देते हैं। क्या करते हैं? देते हैं पैसा भाई, राइट? ओके। अब अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो ये अच्छे लोग केमिस्ट्री में क्या होते हैं? ये अच्छे लोग केमिस्ट्री में होते हैं मेटल्स। ये होते हैं हमारे अच्छे लोग, मेटल्स। ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं? मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन पैसा है। पैसा जो डोनेट कर रहा है वो अच्छा है और अच्छा केमिस्ट्री में कौन है? मेटल है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर रहा होगा। ठीक है, वो क्या दे रहा है? वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम बुरे लोग पर। ये क्या करते हैं? ये पैसा लेते हैं। जी हां, हम बुरे लोग अक्सर उन्हीं को कहते हैं जो हमारा पैसा लूट लेते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम लोग तो बुरे लोग कहते हैं। अब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, ये क्या है? ये बातें यहां पर चल रही है डेली लाइफ की। ये है डेली लाइफ के एग्जांपल्स। इसे हम लोग किसके साथ मर्ज कर रहे हैं? हम लोग मर्ज कर रहे हैं इसे केमिस्ट्री के साथ, ताकि पढ़ने में मजा आ जाए और जो चीज करने में हमें मजा आता है वो हम लोग करते हैं, राइट? यही बेसिक चीज है हमारे लाइफ की। अब जो बुरे लोग हैं वो केमिस्ट्री में कौन होंगे? वो होंगे नॉन मेटल्स। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये हमारे केमिस्ट्री में रोल प्ले करते हैं बुरे लोगों का।
बुरे लोग क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। तो केमिस्ट्री में जो नॉन मेटल्स है वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, एकदम सिंपल। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स का एब्स्ट्रैक्शन करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं, वो कौन है, वो है नॉन मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं वो क्या है, मेटल्स। जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं वो क्या है, नॉन मेटल्स। अच्छा भाई, आपने बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो मेटल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो नॉन मेटल्स हैं। तो जो इंसान ये दोनों नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रल, साधु संत। साधु संत, उनको कोई पैसे से लेना देना नहीं है ना। तो ऐसे साधु संत क्या हमारे केमिस्ट्री में भी मौजूद है? जी हां, बिल्कुल मौजूद है, जिन्हें हम लोग कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, भैया नोबल इन्हें नाम क्यों दे दिया ये बताइए? नोबल गैसेस हमने इसे इसलिए नाम दिया है क्योंकि ये एकदम अच्छे हैं, नोबल पर्सन है ना। हम कहते हैं इज अ नोबल मैन, है ना। तो क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि वो बेहद अच्छा, एकदम साधु संत, बेहद प्यारा इंसान होता है, राइट। उसे हम लोग नोबल कहते हैं, जिसे किसी से लेना देना नहीं, ना देने से ना लेने से पैसा, ठीक है, एकदम शांत, न्यूट्रल जिसे हम कहेंगे। तो अगर इंसानों की बात करें न्यूट्रल, यहां पर हो गए नोबल गैसेस। ना ये इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ना ही ये पैसा देते हैं और ना ही ये पैसा लेते हैं। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो मैंने आपको चीज बताई, ये चीज को गोल 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 घुमा के ही बनी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कुछ नहीं। यहां पर हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई है खत्म, दैट्स इट। जी हां, इतना ही होता है भाई केमिस्ट्री में। क्या होता है, यही है, यही चीज है, यही चीज आगे आपको केमिस्ट्री में मिलेगी सब जगह, सब जगह। ठीक है, बोलो। चलो भाई सर, और कुछ बताइए, और भी कुछ इंटरेस्टिंग अगर आपके पास में है मटेरियल तो बताइए। देखो, सपोज करो मुझे जाना है मुंबई से दिल्ली। सपोज कर रहे हैं मैं मुंबई में खड़ा हूं, ये रहा मैं, ठीक है, इतना पतला सा मैं हूं नहीं, मैं मुंबई में हूं और मुझे मुंबई से जाना है दिल्ली। दिल्ली जाना है। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं चला जाऊंगा फ्लाइट से, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं ट्रेन से चला जाऊंगा, और बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो मैं पैदल चला जाऊंगा भाई। ठीक है, हाँ चलो ओके। अब मुंबई से दिल्ली जब मुझे जाना है तो मेरे पास अलग अलग रास्ते हैं जाने के लिए। ठीक है, एक तो है कि मैं फ्लाइट से जाऊंगा, यस, फ्लाइट से जाऊंगा, या फिर मैं ट्रेन से जाऊंगा, है ना, या फिर मैं वॉक करते हुए जाऊंगा, बाय वॉकिंग, वॉक करते हुए जाऊंगा। ये तो इंपॉसिबल है नियरली, लेकिन मेरे पास अलग अलग रास्ते हैं जाने के लिए। यस, बिल्कुल। अब चीजें तो एक है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं। अब ये रास्ते जो है ये मैं आपको बताऊंगा। आपके पास आपका एम होना चाहिए कि आपको जाना कहां है। आपको जेईई की तैयारी करनी है, आपको नीट की तैयारी करनी है, आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, आपको जाना कहां है ये आपको डिसाइड करना है, और आपको लेकर कैसे जाना है वहां तक वो मैं डिसाइड करूंगा, वो मैं आपको लेके जाऊंगा अगर आप मेरे साथ हैं तो। ठीक है, चलो। अच्छा, तो ये सर ये तो केमिस्ट्री नहीं है? नहीं, ये भी केमिस्ट्री है। कैसे? ये कैसे केमिस्ट्री है? देखो, अगर हमें यहां पर कोई एग्जाम क्रैक करनी है, जेईई हो, नीट हो, कोई भी प्रकार की एग्जाम हो, तो वो एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, और अगर उन क्वेश्चंस का आंसर हम देते हैं एकदम बढ़िया से तो हमें बढ़िया मार्क्स मिलते हैं, और अगर बढ़िया मार्क्स मिलते हैं तो बढ़िया सा कॉलेज मिलता है। सिंपल सी बात है। ओके, अब ये जो चीज है जेईई और नीट, यहां तक पहुंचने के लिए जो आपको क्वेश्चंस का आंसर देना होता है उसके लिए आपको पढ़ना होता है, और उसी का एक पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वही हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं कि सबसे पहले आपको जानना होगा कि जो क्वेश्चंस हैं ये पूछे कैसे जाते हैं। ये क्वेश्चंस हमें पूछे कैसे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, कौन से प्रकार के क्वेश्चंस हमें यहां पर पूछे जाते हैं, ये अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें पूछा जाता है क्या जो रिएक्शन है इसमें यील्ड क्या है। मतलब ही हमें पूछा जाता है कि मेजर क्या है और माइनर क्या है। प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट पूछा जाता है। इसके बाद में अगर हम देखें तो यहां पर रिएक्शन की मैकेनिज्म पूछी जाती है।
और हमें पूछा जाता है क्या, रिएक्शन की मैकेनिज्म के बाद स्टेबिलिटी या फिर हम कहेंगे रिएक्टिविटी। ठीक है, क्या वो मोर रिएक्टिव है या फिर वो लेस रिएक्टिव है। अगर हमें पता है कि क्वेश्चन क्या है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं, अगर हमें पता है कि हमें जाना कहां है तो रास्ते हमें चुनने होंगे कि किस रास्ते से जाना है, और रास्ता हमारे पास है ये 1 2 3। ठीक है, हमें ये सारी चीजें अगर पता है तो हम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, चाहे वो जो कोई भी हो, उसका आंसर हम लोग निकाल लेंगे। राइट, हमें पता होना चाहिए कि भैया उसकी मैकेनिज्म किस तरीके से हो रही होगी, उसकी यील्ड क्या है, मेजर क्या है, माइनर क्या है, क्या स्टेबिलिटी वहां पे मौजूद है, क्या रिएक्टिविटी उसकी है, ज्यादा है, कम है। ये सारी तमाम चीजें अगर हमें पता है तो आंसर तक हमें पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और अगर आंसर तक पहुंचने में हमें दिक्कत नहीं हो रही तो हम आसानी से कहां पहुंच जाएंगे, दिल्ली, मतलब जेई एंड नीट। ठीक है, क्या बात आपके समझ में आ रही है, क्या एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस रहा है? अगर घुस रहा है तो आइए बढ़ते हैं आगे। चलो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो भैया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती कहां से है, मतलब इनके सोर्सेस क्या है, मुझे बताइए। सुबह सुबह उठकर आप लोग क्या करते हो? ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग करते होंगे, कुछ ना, है ना, राइट। तो सुबह सुबह उठ के हम लोग बेसिकली अगर देखें तो एक सीधा साधा इंसान जो होता है वो उठता है, जाके अपनी बेसिक प्रक्रिया करता है, ब्रश वश करता है, ठीक है, उसके बाद नहाता है, तैयार होता है, थोड़ा सा खाना वाना खा लेता है, उसके बाद अपनी बाइक अपनी कार लेकर निकल जाता है, जो भी तमाम काम करने के लिए वो जा रहा है। दिन भर काम करके वापस वो आ जाता है घर, और वही चीज खाना पीना और सो जाना। ठीक है, यही चीज होती है। अब ये डेली रूटीन में अगर आपने गौर किया है तो इतनी सारी तमाम जो चीजें हमें यूज हो रही है, ये सारी की सारी क्या है, ये ऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक चीजें हैं, ये सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बने हुए हैं। ये कंपाउंड्स हैं जिन्हें अलग अलग प्रकार से मिलाकर एक नया प्रोडक्ट बनाया गया है, जो प्रोडक्ट को आप लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो ब्रश हो, वो टूथपेस्ट हो, वो सोप हो, परफ्यूम हो, क्लोथ्स हो, खाना हो, तमाम चीजें। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं, सोर्सेज होते हैं। सबसे पहला तो नेचुरल सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, फंजाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारी तमाम चीजें क्या होती है, ये सारी तमाम चीजें सोर्सेज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। ठीक है, उसके बाद में जो इंसानों ने बनाई है, डाइज, रबर, ड्रग्स, फाइबर्स, विटामिन, क्लोथ्स, जितनी तमाम चीजें मैंने आपको बोली वो। ठीक है, तो ये है सोर्सेस, कहां से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, ओके। अब इंपॉर्टेंस क्या है, देखो, इंसान वो हर एक चीज तभी करता है जब उसे पता होता है कि भैया ये चीज करने में अगर मुझे फायदा हो रहा है, थोड़ा सा ही क्यों ना हो, अगर फायदा हो रहा है तो इंसान वो चीज को करता है। मतलब अगर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई अगर इंपॉर्टेंस है तभी वो आई है सामने, राइट। तो इंपॉर्टेंस क्या है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेली एक्टिविटीज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कुछ देर पहले। देयर इज हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ वेयर वी डू नॉट need the organic compounds. The change which the food undergoes in a body are organic chemical reactions. Example, food, clothes, fuels, medicine, ये सारी तमाम examples जो भी है ये सारे के सारे organic chemistry से बने हैं। ठीक है, मतलब हमें ये समझ में आ गया कि ये जो चीज है ये काफी वास्ट है। ये आई कहां से है, अब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भैया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आखिर आई कहां से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एक कंसेप्ट आता है सबसे पहले तो, जो कि पुराने जमाने के हम फिलोसोफर कह लो या फिर साइंटिस्ट कह लो, वो कोई सोच अपने दिमाग में लाते हैं, फिर वो सामने लाते हैं लोगों के, फिर कई सारे साइंटिस्ट मिलकर बैठकर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और वो डिस्कशन के बाद जो निष्कर्ष निकलता है अगर वो सही है तो वो लोगों के सामने आता है, यदि वो गलत है तो वो छिप जाता है, खारिज हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही कुछ ओल्ड कंसेप्ट पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद में मैं आपको ये ओल्ड कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या तमाम बातें उन्होंने सोची थी, क्या सोचकर उन्होंने वो कंसेप्ट दिया था, और क्या हुआ जो वो कैंसल हो गई। ठीक है, चलो क्या ओल्ड कंसेप्ट है भाई? ऑल सब्सटेंसेस विच आर ऑब्टेन्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि प्लांट्स या फिर एनिमल्स, ऐसी सारी चीजें जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रही है, मतलब कि प्लांट्स या फिर एनिमल से मिल रही है, वह कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ी उन्हें, उन्होंने बस ये सोच लिया कि भैया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें मिल रहा है, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उन्हें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह देंगे। क्या ये सही था?
नहीं, जरूरी नहीं है हर एक चीज वो जो प्लांट्स और एनिमल से मिल रही है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जरूरी नहीं है। ये हमें अभी पता है, लेकिन क्या पहले इनको पता था? नहीं, रिसर्च हुई अलग अलग, उसके बाद में हमें पता चला, राइट? ओके, एंड दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री का, इसे इन्होंने क्या कहा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम दिया। क्लियर है? एकदम बढ़िया से, वेरी नाइस। अब जो हमारे लेवियोसर अंकल थे, इन्होंने 1785 बहुत पहले, काफी समय पहले इन्होंने क्या किया? शोड दैट ऑल द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स सोर्सेज ऑलवेज कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। इन्होंने क्या कहा कि भैया जो हमारे 1785 में इन्होंने ये कंसेप्ट दिया, इन्होंने कहा कि जो भी तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि हमें मिल रहे हैं वेजिटेबल से या फिर एनिमल सोर्सेज से, इसमें क्या प्रेजेंट है? ज्यादातर इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जबरदस्त तरीके से मौजूद है। मतलब क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन का यहां पर कोई खेला मच रहा है? नहीं, बिल्कुल भाई, हां जी हां, कार्बन और हाइड्रोजन इतनी ज्यादा मात्रा में हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्यों मिल रहे हैं? क्या कार्बन और हाइड्रोजन का यहां पर कोई इंपॉर्टेंट रोल है? पता चलेगा आगे। देखो, विच लेड टू द रिक्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल सब्सटेंसेस। यही जो नेचुरल सब्सटेंसेस थे उसका फिर से क्लासिफिकेशन हुआ, और ये क्लासिफिकेशन था वो दो चीजों में हुआ। मतलब जो नेचुरल सब्सटेंसेस थे ये दो बेसिक चीजों में डिवाइड हो गए, जिसमें कि सबसे पहला है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में ये बेहतरीन तरीके से डिवाइड हो गए। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि वो चीजें जो कि प्लांट्स और एनिमल्स, मैं पुरानी बातें कह रहा हूं, जो पहले पुराने जमाने के लोगों ने जो बताई थी, उन्होंने ये बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये एनिमल्स या फिर प्लांट से मिलने वाले कंपाउंड्स हैं, एनिमल्स या फिर प्लांट्स से मिलने वाले कंपाउंड्स हैं। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये मिनरल से मिलते हैं। मतलब क्या? सॉल्ट, रॉक, ऐसी तमाम चीजें इसमें से जो हमें प्राप्त हो रहे हैं ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो बेसिक बात है, एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। बहुत डिस्कशन, एक महाजंग चल रहा था कि भैया ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये आई कहां से है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स हैं ये बनते कैसे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे बर्जीलियस अंकल नाम के, इन्होंने कंसेप्ट दिया कि एक फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं वाइटल फोर्स, और इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, VFT। अब ये वाइटल फोर्स क्या था? ये कह रहे थे कि भैया वाइटल, अब जाहिर सी बात है पुराने जमाने में जैसे कि अंधविश्वास बहुत था वैसे ही यहां पर भी था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में अंधविश्वास था, बाहर भी था। जी हां, लाइव एग्जाम्पल है। तो बर्जीलियस अंकल ने कहा कि एक वाइटल फोर्स है। वाइटल फोर्स एक ऐसी चीज है कि एक जादुई शक्ति जो कि होती है कंपाउंड्स में, और इसी फोर्स के वजह से होता है फॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ऐसा किसने कहा? ऐसा बर्जीलियस अंकल ने कहा। उन्होंने कहा कि वाइटल फोर्स थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है कि जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये बनते हैं एक वाइटल फोर्स, एक जादुई शक्ति की वजह से। ऐसा ही कह रहे है ना? तो क्या इन्होंने कहा? वाइटल फोर्स थ्योरी ये इन्होंने दी थी, और इन्होंने इस वाइटल फोर्स थ्योरी के साथ में यह भी कहा था कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में नहीं बना पाएंगे। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने ये कहा था कि लैबोरेटरी में, लैब में फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा इसका। ऐसा किसने कहा था? ऐसा बर्जीलियस अंकल ने कहा था। क्या यह सही था? मैं आपको बताता हूं। अब ये जब थ्योरी सामने आई तो एक अंकल थे जिनका नाम था वॉलर। इनकी रातों की नींद चली गई, इन्हें नींद नहीं आ रही थी रात में, और एक बार सपने में इनके आया कि क्या अगर मैं अमोनियम साइनेट को बर्न कर दूं तो ये तुरंत अपने बेड से उठे, इन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और 200 की स्पीड से चले गए अपने लेबोरेटरी तक। अपनी लेबोरेटरी में जाकर इन्होंने एक वैसे लिया जिसमें इन्होंने अमोनियम साइनेट को डाल दिया और बर्न करना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही इन्होंने अमोनियम साइनेट को बर्न करना स्टार्ट किया, इन्हें एक कंपाउंड मिला, कुछ गैसेस वहां पे प्रोड्यूस हुई। उन्होंने उस गैस को साइड से सेपरेटली निकाल कर रख दिया, और उन्होंने ये पाया कि ये जो गैसेस थी, ये जो कंपाउंड उन्हें मिल रहा था वो और कुछ नहीं बल्कि यूरिया था, और यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है।
क्या आपको पता है? जी हाँ, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उन्होंने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और कमिटी के पास चले गए और कहने लगे कि भैया मैंने ये किया, मैंने इसे हीट किया और मुझे यूरिया का फॉर्मेशन मिल गया। और जैसा बर्जीलियस भैया कह रहे थे कि लेबोरेटरी में आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते, वो एकदम सरासर गलत है। मैंने अभी अभी लेबोरेटरी में यूरिया का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, तो यूरिया इन्होंने बनाया था, मैं बता दूं आपको, अमोनियम साइनेट से। वॉलहर अंकल ने जो थ्योरी दी थी, इन्होंने यहां पर NH4CNO, ये क्या है? अमोनियम साइनेट है। क्या है भाई? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को वॉलहर अंकल ने हीट किया और हीट करने के बाद इन्होंने ये पाया कि यहां पर एक कंपाउंड मिल रहा था जो कि और कोई नहीं बल्कि यूरिया है। और ये जो यूरिया है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जी हां, ये जो यूरिया है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऐसा इन्होंने बताया। इसके बाद में जो थ्योरी थी हमारे बर्जीलियस अंकल की, ये भी खारिज हो गई। ये प्रूव हो गई कि भैया ये जो थ्योरी आपने दी है बर्जीलियस भैया, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अभी अभी कुछ देर पहले वॉलर अंकल ने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर दिया है और इन्होंने ये भी बता दिया कि आप इसे लैब में बना सकते हैं। लेबोरेटरी में आप इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। अगर बात समझ में आ रही है, एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस रहा है, तो एक बार फटाफट इसको देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। वॉलहर अंकल का हाथ पकड़ के एक और साइंटिस्ट आगे आए और इन्होंने भी यही चीज बताई कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी बर्जीलियस अंकल ने जो दी थी, ये सरासर गलत है। इन्होंने 1845 में, कब? 1845 में ये बताया कि आप बिना वाइटल फोर्स के एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में एसिटाल्डिहाइड भी इन्होंने बनाया। एसिटाल्डिहाइड इन्होंने बनाया। इन्होंने उसके साथ में यहां पर एसिटिक एसिड भी बनाया। कैसे बनाया मैं आपको बताता हूं। देखो इन्होंने क्या किया, सबसे इन्होंने कार्बन लिए 2, साथ में इन्होंने लिया ढेर सारा हाइड्रोजन। और इसे एक मेथड है इलेक्ट्रिक आर्क मेथड, जो कि आपको फर्दर जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगी। अभी के लिए आप इतना ही ध्यान रखें कि इलेक्ट्रिक आर्क का उन्होंने यूज किया। इलेक्ट्रिक आर्क का उन्होंने यूज किया और यहां पर फॉर्मेशन हो गया एसिटिलीन का। आप यहां पर एक और लिख सकते हैं एसिटिलीन, ठीक है, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, ठीक है। एसिटिलीन का भी फॉर्मेशन इन्होंने किया। ये क्या है? एसिटिलीन है। अब एसिटिलीन का इन्होंने रिएक्शन करवाया H2SO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4। तो इन्हें क्या प्राप्त हुआ? इन्हें प्राप्त हुआ यहां पे एसिटाल्डिहाइड यानी कि CH3CHO। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है। और फर्दर जब एसिटाल्डिहाइड का और ऑक्सीडेशन करवाया गया तो यहां पे फॉर्मेशन हुआ एसिटिक एसिड का, दैट इज CH3COOH। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये बढ़िया सी रिएक्शन किसने दी थी? कोल्बे अंकल ने। और इस पर्टिकुलर सिंथेसिस को ऑफ एसिटिक एसिड कहा जाता है कोल्बेस सिंथेसिस। कोल्बे अंकल ने यह जाहिर कर दिया कि आप लेबोरेटरी में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना सकते हैं और जी हां, यह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। तो अब फाइनली काफी ज्यादा रिसर्च के बाद हमें मिल चुकी थी एक मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये क्या थी? सिंस कार्बन इज द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, organic chemistry is defined as the chemistry of carbon compounds। तो फाइनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मॉडर्न डेफिनेशन है, जो करेक्ट डेफिनेशन है, वो आ चुका था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें कि आप कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। और नो डाउट मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और इन सारे के सारे कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है कार्बन। जी हां, अच्छा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर हम बात करें तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। बोलो किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, ठीक है। और इन्हीं के डेरिवेटिव्स होते हैं सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन और हाइड्रोजन का यहां पे मेल होता है, ठीक है। हाइड्रोजन जुड़ा होता है कार्बन को और इस हाइड्रोजन को एक एक करके अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, किसी फंक्शनल ग्रुप से, किसी एलिमेंट से, तो आपके पास बन जाता है एक नया कंपाउंड, ठीक है। ओके,
तो अब हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे बड़ी चीज है जिसे हम पढ़नी है वो है कार्बन। ठीक है, ये कार्बन हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है इसके पीछे दो रीजंस है। एक है उसका साइज और दूसरा है कैटनेटिंग पावर। साइज का मतलब क्या? साइज का मतलब ऐसी कैटिनेशन पावर सिलिकॉन में भी होती है, बाकी और भी सारे एलिमेंट्स हैं जिनमें होती है, लेकिन साइज की अगर हम बात करें तो साइज कार्बन का सबसे कम होता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त के साथ बाइक पर कहीं जा रहे हैं, आप ऑलरेडी 2 लोग हैं, अचानक से एक तीसरा दोस्त आ जाता है, दोनों के दोनों आप भारी भरकम मोटे हो और जो तीसरा दोस्त है वो भी मोटा अगर है तो भैया बात यहां पे नहीं बन पाएगी, आप एक बाइक पे नहीं जा पाएंगे। लेकिन उसी के बजाय अगर आप दोनों भी ठीक ठाक फिट फट है ना, पतले होते, तो आपका दोस्त वहां पर बैठ सकता था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि साइज मैटर करती है। ठीक है, तो यहां पर कार्बन का जो साइज है ये मैटर करता है। कार्बन का साइज छोटा होने के कारण उसका कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है ये ज्यादा होगा। अच्छा, आप ये कैटेनेटिंग प्रॉपर्टी कह रहे हैं भैया ये क्या है, आइए वो भी पढ़ लेते हैं। रीजंस फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने का रीजन क्या है? सबसे पहला catenation. The tendency of an element to form chains of identical atom is called as catenation. किसी एक पर्टिकुलर एटम की चेन जब तैयार हो जाती है उसे कहा जाता है कैटेनेशन। एक गाना सुना देता हूं। क्यों कार्बन कार्बन करती हो, क्यों कार्बन पे तुम मरती हो, क्यों कार्बन कार्बन करती हो, क्यों कार्बन पे तुम मरती हो, क्या होता है कार्बन से, कार्बन की लगा दूं ढेरी। ये गाना शायद आपने सुना होगा। तो इसी कार्बन की ढेरी को, मतलब इसी कार्बन के चेन को कहा जाता है कैटेनेटिंग पावर। ठीक है, तो ये एक बढ़िया सा गाना मैंने आपके लिए लिखा था। आइए कैटेनेटिंग पावर के बारे में थोड़ा और बढ़ लेते हैं। अगर बात करें हम लोग कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, आगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी हमारे पास है। इनमें से सबसे ज्यादा कैटेनेटिंग पावर अगर होती है किसी की तो वो होती है कार्बन की। उसके बाद आता है हमारा सिलिकॉन। सिलिकॉन और सल्फर की अगर हम बात करें तो यहां पे लगभग इनकी जो प्रॉपर्टी है कैटेनेटिंग प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये सिमिलर हो जाती है। ले उसके बाद यहां पर अगर देखें तो फास्फोरस, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बेसिक एक चीज आपको याद रखनी होगी अगर बात करें हम कैटेनेटिंग पावर की या फिर कैटेनेशन की। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे जब हम बात करें कैटेनेशन की तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है, सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड होता है, सल्फर सल्फर और फास्फोरस फास्फोरस के बीच में बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहां पे है ये बॉन्ड और जो कैटेनेशन है वो डिपेंड करता है और बॉन्ड एनर्जी पे। तो बॉन्ड एनर्जी जिसकी ज्यादा उसका कैटेनेशन पावर ज्यादा। तो बॉन्ड एनर्जी भैया सबसे ज्यादा होती है कार्बन की, दैट इज 83। अगर ये है तो यहां पर होता है 54, इसका भी लगभग आसपास होता है 54। इसीलिए यहां पे कुछ इस तरीके से मैंने लिखा है। और यहां पर बात करें तो यहां पे होगा लगभग 50 के अराउंड। ठीक है, 50 के अराउंड यहां पर होता है किलो कैलोरीज पर मोल। ठीक है, तो ये सारी तमाम बातें अगर एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है टेंडेंसी टू कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स। क्या कार्बन कार्बन के साथ में जैसा बॉन्ड बनाता है वैसा ही दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी बॉन्ड बनाता है? तो मैं आपको बता दूं, जी हां। अगर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एनर्जी है या फिर जो एनर्जी लग रही है फॉर्मेशन की वो यदि x है, या फिर आप चलो x नहीं, आप कह लो 1 है, तो बाकी जो बॉन्ड्स बनते हैं चाहे वो कार्बन नाइट्रोजन का हो, चाहे वो कार्बन ऑक्सीजन का हो, चाहे वो कार्बन क्लोरीन का हो, चाहे वो कार्बन ब्रोमीन का हो, चाहे वो कार्बन आयोडीन का हो, ये आसपास ही होगा। आसपास से मेरा क्या कहने का मतलब है? मेरा कहने का मतलब है कि यहां पर ये वैल्यू 1.1 हो जाएगी। अज्यूम कर रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यूज मैं नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो वैल्यूज है वो आसपास होगी। 1.2 ले लेंगे, 1.3 ले लेंगे, 1.4 ले लेंगे, 1.5 ले लेंगे। ठीक है, आसपास वैल्यू होती है। मतलब कार्बन जो है वो कार्बन के साथ तो बॉन्ड बनाता ही है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी बढ़िया बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी और आयोडीन के साथ भी बढ़िया बॉन्ड बनाता है। और इनकी जो एनर्जी होती है, बॉन्ड एनर्जी जिसे हम कहते हैं, ये भी काफी आसपास ही होती है, ज्यादा डिफरेंस यहां पे नहीं होता है। इसीलिए बढ़िया तरीके से इनके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये जो बॉन्ड इनके बीच में बन रहा होगा इसे हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या बात साफ है? बोलो।
ठीक है, एकदम इजी, एकदम क्लियर। आइए अब बात करते हैं कंपैरिजन की ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बीच में। खासा जानकारी हमें मिल चुकी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, लेकिन कुछ चीजें अभी भी अनक्लियर है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में है। हम ज्यादा डिटेल में इन्हें यहां पर अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो टू हीरो वाली सीरीज, जिसमें कि हम लोग सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं सबसे पहले, उसके बाद में चीजें बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ few elements only. Carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogens are the most common. ठीक है, सबसे कॉमन ये है। Inorganic compounds are composed of all the known elements. इसके अलावा जो बाकी जो एलिमेंट्स हैं उससे बनने वाले सारे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। They are generally found in living matter, that is animals and plants. They are generally obtained from non-living matter यानी कि minerals। ठीक है, they are usually gases, liquid और solids having low melting points। ये ज्यादातर low melting point containing solid gases या फिर liquid होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें यहां पर they are usually solids having high melting and boiling points। यूजुअली अगर हम बात इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का करें तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका खासा ज्यादा होता है, साथ में बॉइलिंग पॉइंट भी इनका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर जनरली वॉलेटाइल एंड इनफ्लेमेबल। वॉलेटाइल होते हैं, जल्दी से उड़ जाएंगे, ऐसे पटक दो उड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी ऐसे होते हैं? दे आर जनरली नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, यानी नॉन वोलेटाइल तो कुछ कुछ होते हैं, काफी सारे नहीं भी होते हैं, राइट, लेकिन नॉन कंबस्टेबल होते हैं, भड़कते नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये भड़क जाते हैं, इनफ्लेमेबल है। ठीक है, ओके। अब देयर सॉल्यूशंस आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ज्यादातर नहीं करती है ये सॉल्यूशंस। लेकिन अगर बात करें हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो इनका जो सॉल्यूशन होगा, मतलब अगर किसी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को यूज करके कोई सॉल्यूशन मैं बनाता हूं तो वो काफी ज्यादा मात्रा में क्या होगा? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है? अब क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भारी मात्रा में कार्बन से बना हुआ है, तो क्यों ना पहले कार्बन के बारे में स्टडी कर ले। आइए कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या है। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन। बोलो, सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की मौजूदगी है। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन का, क्या ये हमें रटा हुआ होना चाहिए? जी हां, बिल्कुल। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2। अगर बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन्स की तो यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर बात करें यहां पर एनर्जी लेवल्स की तो ये 1 है और ये 2 एनर्जी लेवल्स हैं। अगर बात करें इन्हें डब्बे में बंद करने की तो डब्बे में बंद कर देते हैं जी। ठीक है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मौजूद होते हैं, यहां पर इस तरीके से, और यहां पर 1 और 2, राइट, ओके। अब बात अगर हम करें स्टेबिलिटी की, कोई भी पर्टिकुलर इंसान स्टेबल होना चाहता है, वैसे ही कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अपने जीवन काल में स्टेबल होने की इच्छा रखता है, राइट। अब ये स्टेबल कब होते हैं? ये स्टेबल तब होते हैं जब ये किसी आसपास के नोबल गैसेस की तरह दिखना स्टार्ट कर दे। मतलब या तो यहां पर ये चीज फिल्ड हो। अच्छा, मुझे बताइए इसके पास में नोबल गैस कौन सा होगा? ठीक है, नोबल गैस, चलो ठीक है, कोई भी हो, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी होनी चाहिए। ठीक है, 2,8 मतलब टोटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करेंगे नियॉन की तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखें अगर तो यह आएगा 1s2 2s2 एंड 2p6। यह है नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। ये एक नोबल गैस है, ना ही ये किसी से रिएक्ट करता है, इसे किसी से लेना देना है। ठीक है, तो ये नोबल गैस है। तो कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट अगर स्टेबल होना चाहे तो वो अपना कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस कदर चाहता है। अगर वो अपना कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस कदर करना चाहता है तो यहां पर होने चाहिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि कैसे होंगे? यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां।
मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत यहां पे है कि नहीं? 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। मतलब या तो कार्बन हमारा जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या फिर ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स देगा। सर ऐसे कैसे? देने से कैसे हो जाएगा भाई? देने से कैसे हो जाएगा? ये देखो, ये ब्लैक में जो इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4, अगर वो ये इलेक्ट्रॉन्स को दे दे तो वो एक और नोबल गैस है जिसे हम कहेंगे क्या कहते हैं? हीलियम। वो बन जाएगा। बोलो, हीलियम की तरह नहीं उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, है ना? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये 4 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे नहीं चले जाएंगे, ठीक है? तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ लगभग हीलियम की तरह दिखने लगेगा। वो भी एक नोबल गैस है। या तो अब इसके पास में 2 ही ऑप्शन बचे हुए हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स दे दे या फिर इलेक्ट्रॉन्स ले ले। अब यदि वो इलेक्ट्रॉन्स 4 दे देता है, लेट्स सपोज कि कार्बन ने क्या किया, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दिया, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? C4+। और यदि उसने इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? C4-। ये दोनों चीज है, ये दोनों की दोनों चीजें जो है आयंस हैं, ये काफी ज्यादा अनस्टेबल है और साथ ही में ये करने के लिए बेहद ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो बेसिक रिएक्शन कंडीशन में वहां पर नहीं हो पाती। मतलब जाहिर सी बात ये है कि कार्बन जो है ना ही ये इलेक्ट्रॉन देगा ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। मतलब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा पूरी तरीके से, ना वो इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, ना ही वो पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। मतलब अब उसके पास मात्र एक रास्ता बचा हुआ है कि आपको करनी पड़ेगी शेयरिंग। तो कार्बन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। जी हां, कार्बन शेयर्स इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विथ अनदर एलिमेंट एंड फॉर्म्स अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, शेयर करता है 4 इलेक्ट्रॉन्स को और कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब किस प्रकार करता है, कैसे करता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अगर एकदम बढ़िया से ये खोपड़िया में आपके अगर घुस चुका है तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कुछ कंपाउंड्स बनाने की कोशिश करेंगे कार्बन की मदद से। ठीक है, ध्यान देना है, ऐसे बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहां पर बनाएंगे क्या? CH4। ठीक है, यहां पे हम लोग CH4 बनाएंगे। उसके बाद में यहां पे हम लोग बनाएंगे CO2 और फिर यहां पे हम लोग बनाएंगे थर्ड नंबर पे क्या बनाएं बोलो? हम लोग बनाएंगे HCN बनाएंगे। ठीक है, और CH4 हो गया, CO2 हो गया, HCN हो गया, और कुछ बनाना है बोलो? NH3 बनाना है। अच्छा चलो, वहां पे कार्बन तो है नहीं, कार्बन का यूज करना है। ठीक है, तो इतने कंपाउंड्स हम लोग बनाएंगे। अब स्टार्ट करते हैं कि बेसिक ये सब्जी बनाने के लिए, ठीक है, लेट्स सपोज ये एक सब्जी है, ये एक सब्जी है और ये एक सब्जी है। सब्जियां बनाने के लिए अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है। तो इंग्रेडिएंट्स यहां पे क्या है? देखो, कार्बन है और हाइड्रोजन है। बोलो, यहां पे एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, इनका मिलके बनाना है, हमें कुछ कारनामा करना है। ठीक है, यहां पे साफ साफ लिख देता हूं मैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन यहां पे हमारे पास है। ठीक है, तो कार्बन के पास में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जो कि रिएक्ट कर सकते हैं? बोलो, एक बार और बता देता हूं। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये है 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, तो मतलब कि यहां पर ये एक शेल है और ये दूसरा आउटर मोस्ट शेल, ये हमारा आउटर मोस्ट शेल है और यही इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं आगे बॉन्ड फॉर्मेशन में। चलिए एक एग्जांपल से आपको ये बताता हूं। लेट सपोज आपका कभी बर्थडे है और आपको पैसे मांगने हैं पापा से। पापा, मुझे अपने दोस्तों को बर्थडे पार्टी देनी है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे बताइए क्या पापा वो पैसे आपको देने के लिए बैंक जाएंगे? नहीं, वो अपने वॉलेट से निकाल के देंगे। मतलब यहां पे बेसिक ट्रांजैक्शन में, बेसिक बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स की या फिर बेसिक ट्रांजैक्शन में जो पैसे की जरूरत पड़ती है, ये पापा कहां से यूज करते हैं? पापा अपने वॉलेट से निकाल के देते हैं। ठीक है, मतलब वॉलेट यानी कि आउटर मोस्ट शेल, सबसे बाहर जो पैसे पड़े हुए हैं वो आपको दे देते हैं, चाहे वो 10 रुपए हो या फिर 10,000। ठीक है, तो यहां पर आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादातर यूज होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, ओके। अब हमें पता है कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 2 3
4, ठीक है। और यही हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहां पे हाइड्रोजन के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में। हाइड्रोजन हमारे पास है 4, कार्बन हमारे पास में है 1। अब होता क्या है, होता यह है कि कार्बन जो है जैसे ही यहां पर मैदान में आकर खड़ा होता है, धीरे धीरे करके एक एक हाइड्रोजन अपना काम शुरू करते हैं। ये इसके पास चला जाता है, ये इसके पास चला जाता है, ये इसके पास चला जाता है, और यहां पर ये हाइड्रोजन इनके पास चला जाता है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है ये सब के सब बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं। क्यों फॉर्म करना चाहते हैं? अगर कार्बन ने इन चारों हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड फॉर्म कर लिया, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो वो चारों हाइड्रोजन भी तो बॉन्ड बना रहे हैं, वो भी तो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। मतलब अगर आप देखें तो कार्बन के पास पहले 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, राइट। अब अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी शेयर हो जाते हैं तो टोटल अगर आप करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। जब 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है मतलब कि 2p+4 मैं कर दूं, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पे जो कॉन्फ़िगरेशन है ये लगभग अब नियॉन की तरह हो रहा होगा, जो कि एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। तो स्टेबल होने के लिए कार्बन ने जो यहां पर खेल रचा है वो अब सबको समझ में आ चुका है। छोटे छोटे बच्चे बेचारे हाइड्रोजन, इनको परेशान कर दिया, इन्हें साथ में जोड़ लिया, ठीक है। यहां पर जो एक बॉन्ड बनता है, लेट सपोज ये एक बॉन्ड है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स का होता है, या फिर आप कहेंगे इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव चार्ज। यदि इस बॉन्ड को मैं तोड़ता हूं तो एक जगह पॉजिटिव और एक जगह नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। बोलो, बात समझ में आ गई? ओके। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है इसे नथिंग बट हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर अब बन के आया है इसे हम लोग लिख देते हैं अलग कलर में ताकि हमें समझ में आ जाए। कार्बन यहां, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और यहां पे रहा हमारा हाइड्रोजन। दिस इज नथिंग बट CH4। क्या बात समझ में आ गई? एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद एक और कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट अब हम बनाएंगे CO2, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग बना रहे हैं जिसका नाम है CO2, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स पहले हम पता कर लेते हैं क्या क्या है। तो भैया यहां पर हमारे पास में कार्बन मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 2 लोन पेयर्स एंड 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, हम इसे अलग साइन देंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि कौन से ऑक्सीजन के हैं और कौन से कार्बन के हैं, ठीक है। तो चलिए, और कौन से कार्बन के हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर देखें गौर से तो कार्बन और ऑक्सीजन मौजूद है। कार्बन को जरूरत है 4 इलेक्ट्रॉन्स की। मुझे बताइए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है? मात्र 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्या ये कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा? नहीं, ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए मात्र 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब वो उससे सिर्फ मात्र 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कोई नहीं, ठीक है। इसीलिए आप यहां देख सकते हैं ऑक्सीजन कितने मौजूद है? एक नहीं 2 ऑक्सीजन मौजूद है। मतलब अगर हम बात करें कार्बन को मैदान में उतारने की तो वो कुछ इस तरीके से होगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाएंगे, भैया तू एक ऑक्सीजन यहां से ले ले, और यहां पर आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर्स। लोन पेयर्स वो होते हैं जो कि रिएक्ट बहुत मुश्किल से करते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो होते हैं जो कि आसानी से रिएक्ट कर जाते हैं। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो यहां पर रिएक्ट कर जाते हैं, और जो लोन पेयर्स हैं वो चुपचाप अपने खड़े होकर तमाशा देखते हैं। ये रहे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर ये रहे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो कि इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड नहीं बनाएंगे अभी, ठीक है। तो अब अगर आप गौर से देखें तो यहां पर साफ साफ आपको एक चीज तो नजर आ रही होगी। क्या? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं आपको? देखो जरा, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स, काम बन गया। अब मुझे बताइए कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं? काउंट करिए ये रेड बॉक्स में। 1 2 3 4 5 6 7 8। जी हां, काम बन गया।
इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। काम यहां पर एकदम साफ है, बन चुका है एक कंपाउंड जिसे हम कहते हैं CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर एक बॉन्ड बनाया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर दूसरा बॉन्ड बनाया, बात खत्म, कंपाउंड तैयार। एक बार फटाफट देख लो, फिर बढ़ते हैं आगे। अब ये सारी तमाम जो बॉन्डिंग्स हो रही है दो एलिमेंट्स के बीच, ये होती है बिकॉज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, अब ये कोवैलेंट बॉन्ड्स बनते कैसे हैं, ये इसके बारे में जान ले। देखो यार, 2 तरीके के ओवरलैप्स होते हैं, ध्यान से देखना है। कोवैलेंट बॉन्ड में 2 टाइप्स के ओवरलैप होते हैं। ठीक है, कौन से 2 ओवरलैप्स होते हैं भाई? एक होता है साइडवेज ओवरलैप और दूसरा होता है लैटरल ओवरलैप। दोनों अलग अलग होते हैं। कैसे होते हैं भाई ये देखो, लेट सपोज मेरे पास में यहां पर एक हाइड्रोजन है, ठीक है, और हाइड्रोजन का तो खैर S होता है। चलिए कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट सपोज यहां पर ये एक एलिमेंट है फलाना ढिमकाना, ठीक है, इसके पास में यहां पर ये रहा इसका ऑर्बिटल, ये दूसरा एलिमेंट, और ये रहा इसका ऑर्बिटल। होता क्या है, जब ये आपस में हेड ऑन कोलिजन करते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं, ये आपस में एक दूसरे के पास यदि आ जाते हैं, तो यहां पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है इसे हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड। और इसे ही हम लोग कहते हैं साइडवेज ओवरलैप। देखा, साइड से ओवरलैप हो रहा। ओके, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये कोई भी एक फलाना ढिमकाना एलिमेंट है, ये इसका ऑर्बिटल है, दूसरा ये कोई भी एक एलिमेंट है और ये इसका ऑर्बिटल है, तो यहां से जो ओवरलैप हो रहा है जिसे हम लोग कहेंगे लैटरल ओवरलैप, राइट। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब ओवरलैप होते हैं तो यहां पे एक प्रकार का बॉन्ड बनता है जिसे हम लोग कहते हैं पाई बॉन्ड, या फिर हम पाई बॉन्ड ऐसे कहेंगे। ठीक है, ये इसका साइन है और ये ऐसे लिखते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। अब देखा जाए तो दोनों में से जो सिग्मा बॉन्ड है ये स्ट्रांग होता है, आसानी से आप इसे ब्रेक नहीं कर सकते, और पाई जो होता है ये वीक बॉन्ड होता है। सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रांग बॉन्ड है, पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है, और क्योंकि ये एक वीक बॉन्ड है तो ये आसानी से टूट जाता है और बढ़िया से रिएक्ट कर जाता है, मतलब कि रिएक्टिव है, ये रिएक्टिव है और ये रिएक्टिव नहीं है। नहीं है नहीं कह सकते हैं, कम है। इसकी रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें तो ये कम है, कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दैट ऑफ दी पाई बॉन्ड। क्लियर बात है, एकदम बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा अब अगर मैं बात करूं कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट के ओवरलैप्स की, दोनों के दोनों कहीं पे होते हैं अगर, तो मैं आपको बता दूं, लेट सपोज कार्बन है मेरे पास यहां पर और यहां पर ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कार्बन का एक ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल, दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ये कार्बन का दूसरा ऑर्बिटल, ठीक है, और यहां पर ये ऑक्सीजन का दूसरा ऑर्बिटल, ये जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो बनता है एक पाई बॉन्ड, और ये बन रहा है एक सिग्मा बॉन्ड। क्लियर बात है, कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है कौन सा वीक है ये आपको खासा पता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कार्बन की करें, लेट सपोज कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें पता है 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, अब अगर मैं इसे शेल्स में डाल दूं तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बोलो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां, और एक ये। ठीक है, अब ये जो स्टेट है ये है इसकी ग्राउंड स्टेट, इसे हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो बेसिक होना चाहिए कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन वो होता है, लेकिन जब ये किसी भी पर्टिकुलर दूसरे एलिमेंट के साथ में बॉन्ड फॉर्म करने जाता है तो ये यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन करवाता है। कैसे करवाता है मैं आपको बताता हूं। होता क्या है, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये यहां से उछलकर यहां चला जाता है, मतलब अब जो स्टेज आपको दिखेगी वो होगी इसकी एक्साइटेड स्टेट। और एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां पर होता है कुछ इस तरीके से, यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन,
और अब यहां पे और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, मतलब 3 यहां पर सिंगली इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि तैयार है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है, अब देखा जाए तो यहां पर ये आपको पता है s है, ये भी s है और ये p है, राइट। ये p ऑर्बिटल है, ये s ऑर्बिटल है। अगर देखा जाए तो यहां पर एक s ऑर्बिटल की प्राप्ति हो रही है, मतलब एक s ऑर्बिटल यूज होगा, राइट। कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। लेट सपोज ये तैयार है बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पे लगेगा, बोलो, है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहां पे लगेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर होगा, चाहे वो किसी के साथ भी हो। लेट सपोज ये हाइड्रोजन के साथ शेयर हो रहा है, CH4 बन रहा है, ठीक है। अब आपको यह समझ में आ रहा है कि यहां पर ये s ऑर्बिटल है, मतलब अगर देखा जाए तो एक s ऑर्बिटल का यूज यहां पे हुआ है और 1 2 3 p ऑर्बिटल्स की यूज हुए, 1 2 एंड 3। अगर कुल मिला के देखा जाए तो यहां पर ये है sp3। क्या है ये? दिस इज नथिंग बट हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। और इसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे आगे कि ये हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली होता क्या है। अलग अलग प्रकार के हाइब्रिडाइजेशंस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, उसके बाद हम देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, देन हम लोग देखेंगे कि sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। एकदम आसान है, तीनों के तीनों बेसिक है और इनके बारे में अब कुछ ही क्षण में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर ये चीज एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस चुकी है तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भैया ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, क्या इसकी कोई डेफिनेशन है, और यदि है तो वो क्या है। आइए देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। क्या होता है भाई हाइब्रिडाइजेशन? मतलब इट इज दी मिक्सिंग ऑफ atomic orbitals, it is the mixing of atomic orbitals to form new set of orbitals is termed as hybridization। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू फॉर्म अ न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल, या फिर जिसे ऑर्बिटल कहेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, इसे कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब बेसिकली यहां पर अगर हम कार्बन की बात करें, ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम लोग कार्बन की बात करें तो कार्बन बेसिकली 3 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। एक है sp3, दूसरा है sp2 और नेक्स्ट है sp। ये तीनों के तीनों जो हाइब्रिडाइजेशंस हैं ये कार्बन शो करता है एक एक करके। कैसे करता है, क्या यहां पर होता है, सारी चीजें हम लोग डिटेल में देखने वाले। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है। अब यदि मैं बात करूं यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, एक एक करके चलेंगे एकदम ध्यान से। ओके, वेरी नाइस। कार्बन जो होता है ये बेसिकली एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन के शेप में होता है, जो कि आपको इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पर हर एक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है एक एक इलेक्ट्रॉन, जो कि आउटर मोस्ट शेल में पाया जाता है। क्लियर बात है? ओके, अब होता क्या है, अगर कार्बन को मैं 4 हाइड्रोजन्स के साथ रिएक्ट कर दूं तो मुझे शायद एक कंपाउंड मिलेगा जिसे हम कहते हैं CH4, या फिर इसे हम कह सकते हैं मीथेन। यस और नो? मीथेन कह सकते हैं। यस, ओके। अब देखो यहां पर ये रहा कार्बन प्लस मैंने क्या किया, मेरे पास में है हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल स्फेरिकल है ना। ओके,
वेरी नाइस। अब होता क्या है, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेकर जाता है कार्बन के पास और उसे कहता है कि क्या हमारा रिश्ता तय है, क्या हमारा रिश्ता बन सकता है, क्या हम कोई नया बॉन्ड बना सकते हैं। तो जी हां, वहां पर कुछ होता है ना, कुछ कुछ होता है। और क्या होता है, देखो भाई, ये रहा कार्बन, ठीक है, ये रहा एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है। एक एक करके हाइड्रोजन यहां पे आकर अटैच हो जाते हैं कुछ इस तरीके से, और यहां पे ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। यहां पर जो ओवरलैपिंग हो रही है आप देख सकते हैं, यहां बन रहा है सिग्मा बॉन्ड। क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड है भाई, है ना, याद रखना है, कोवैलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हो रहा है। ओके, चलो, ये थी बेसिक बात। अब हम लोग थोड़ा सा इसके डीप में क्या होता है वो जानते हैं। अगर बात करें यहां पर इसके और इसके बीच के एंगल की, राइट, कोई ना कोई एंगल तो यहां पे मौजूद है। ये एंगल जो होता है, ये होता है लगभग 109 डिग्री 28 मिनट्स का, ठीक है। लगभग इतना एंगल होता है दो ऑर्बिटल्स के बीच में, चाहे वो इस और इसके बीच में हो, चाहे वो इस और इसके बीच में हो, चाहे वो इसके और इसके बीच में हो, चाहे किसी के भी बीच में हो, जो एंगल होगा वो हमेशा, अगर टेट्राहेड्रॉन है आपके पास तो वो इस एंगल का होगा, ठीक है। अब यही शेप क्यों होता है भाई कार्बन का। अगर आप मुंबई गए हो, है ना, तो वहां पे यदि आप सी फेस पे जाते हो अगर, तो आपने, जैसे कि आपको स्क्रीन के इस साइड में दिख रहा होगा अभी, कि एक टेट्राहेड्रल शेप का यहां पर आप स्टोन पाएंगे, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप का स्टोन यहां पे होता है। क्यों होता है भाई, ये टेट्राहेड्रल शेप का ही क्यों होता है। सर्कुलर पत्थर वहां पे क्यों नहीं लगा दिए गए, क्यूब्स क्यों नहीं लगा दिए गए, क्योंकि वहां पर जो वेव्स आती है वो वेव्स काफी ज्यादा भारी भरकम आती है। और ये जो टेट्राहेड्रल शेप है सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, जो कि आपस में एंटेंगल होकर एक बहुत ही फर्म जोड़ बनाता है, जैसे अंबुजा सीमेंट का जोड़, है ना, ठीक है। तो इसीलिए ये जो टेट्राहेड्रल शेप में मौजूद होता है कार्बन। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, इसके ऑर्बिटल्स का स्टडी करते हैं। अब बात यदि मैं कार्बन की करूं, देखो भाई, बात यदि मैं कार्बन की यहां पे करूं, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बोलो। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2, ये होता है, बोलो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वेरी नाइस, ओके। अब इसे मैं डिब्बों में लिख लेता हूं, ये 1s2, ये 2s2 और ये p ऑर्बिटल हमारा 1 2 3 4 5 6, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ये ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे इसका एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट किस तरीके से दिखता होगा भाई, यहां पे होते होंगे इस तरीके से डिब्बे, यहां एक इलेक्ट्रॉन, और एक्साइट होकर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर जा चुका है 1 2 एंड 3, इस तरीके से। क्लियर बात है, वेरी नाइस। अब देखिए यहां पर मैंने आपको क्या कहा था कि कार्बन हमारे पास एक है, इसमें हम लोग 4 हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं, तो मिल रहा हमें क्या है, CH4 मिल रहा है, ठीक है। तो 4 हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, बोलो, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अपना लेकर हाइड्रोजन यहां आके अपनी झोली खोलकर खड़ा हो गया, ठीक है। भैया हमारा इलेक्ट्रॉन तो है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कर दीजिए, ये रहा दूसरा हाइड्रोजन और ये रहा एक और हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें गौर से, जो कि मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहां पर ये है S, ये भी S था और ये P है, ठीक है। कितने ऑर्बिटल्स का यहां पे यूज हुआ, एक S और यहां पर P, यहां पर P और यहां पर P। अगर देखा जाए तो sp3, इसीलिए कहा जाता है इसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यदि कार्बन अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर ले तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब क्या हर बार वो sp3 ही करेगा, नहीं, वो डिपेंड करता है कि उसने कैसे बॉन्ड फॉर्म किए हैं। क्या वहां पर उसने पाई बॉन्ड फॉर्म किया है, यदि पाई बॉन्ड फॉर्म किया तो उसका हाइब्रिडाइजेशन घट जाएगा। चलिए आगे की बात बताने के पहले मैं आपको कुछ छोटी सी बात बता देता हूं। देखो भाई, अगर बात करें हम लोग कार्बन और कार्बन के बीच,
यहां पर सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो यहां पर आप देखेंगे कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। जब यहां पे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तब आप देखेंगे कि यहां पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तब यहां पे हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसके बारे में और भी डिटेल में आपको दूंगा जरूर, लेकिन एक बार फटाफट इसे देख लीजिए, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बात आती है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किस तरीके से होगा भाई। sp2, sp3 की हमने बात कर ली, अब हम बात करेंगे sp2 के बारे में। सिमिलर कहानी यहां पे होगी। कार्बन की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s2, 2s2 एंड 2p2, ठीक है। ओके, इसे डब्बों में यदि हम लिख दें तो यहां पे कुछ इस तरीके से हो जाता है 1 2 एंड दिस इज 3। यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अगर बात करें एक्साइटेड स्टेट की तो यहां पर होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन जो है ये s में से उड़कर चला जाएगा p में। ये हो गया इसका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब क्योंकि हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं, यहां पे क्या होता है, यहां पे यूज होता है एक s ऑर्बिटल एंड 2 p ऑर्बिटल टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। ध्यान से सुनना है, एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल्स यूज होते हैं सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए। ध्यान से देखना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ले लो, यहां पे हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, राइट, ओके। मिलकर अगर आप देखें तो यहां पे एक s, यहां पे एक p और यहां पे एक p, मिलाकर हो गया sp2। ये जो होता है ये होता है px, ये होता है py और ये होता है pz। pz के अंदर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन का भैया क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि स्ट्रक्चर जो होता है कुछ इस तरीके से दिखता है। sp2 जब हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है हमारा कार्बन, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। ये क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, तीनों के तीनों sp2 और ये sp2, ठीक है। ये है आपका ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं, होगा क्या, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास यदि लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं इथाइलिन की, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से होता है, बोलो इथाइलिन, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास एक कार्बन है, सिमिलरली यहां पे हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। ये 1, ये 2 और ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। उसके बाद में इस वाले पर्टिकुलर कार्बन के ये 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों के तीनों इसके क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, राइट, ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब pz कहां है, pz देखो कहां है, ये रहा pz, ठीक है, ये रहा pz, ध्यान से देखना है, ये है pz। क्या यहां पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है, जी हां मौजूद है, इस कार्बन के पास भी और इस कार्बन के पास भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, राइट। क्या ये ओवरलैप करेंगे, जी हां ये ओवरलैप करेंगे इस तरीके से, और इस ओवरलैप में जो बनता है वो क्या होता है, वो होता है पाई बॉन्ड, ठीक है। अब क्योंकि हमें यहां पर साफ साफ नजर आ रहा है कि यहां पर जो मौजूद है एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे है, या हाइड्रोजन के साथ एक कार्बन या हाइड्रोजन के साथ दूसरा कार्बन, दोनों हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, टोटल 2 हाइड्रोजन है यहां पर एक कार्बन के पास, और साथ ही में अगर देखें तो यहां होता है डबल बॉन्ड जो कि होता है एक पाई बॉन्ड। तो बाकी के जो सारे बॉन्ड्स हैं, मतलब कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और ये बनते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से। किसके साथ ओवरलैप हो रहा है, सीधी सी बात है, ये कार्बन का जो ऑर्बिटल होगा वो हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप हो रहा होगा। आइए बना लेते हैं, ये रहा एक और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, ये रहा एक हाइड्रोजन और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन, हो गई ओवरलैपिंग, ठीक है। तो मतलब जो हमारा यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है वो कहां है,
ये रहा, ठीक है। उसके बाद जो पाई बॉन्ड है वो कहां है, ये रहा। ये वाला बॉन्ड किधर है, ये वाला बॉन्ड ये रहा, ठीक है। सिमिलरली 1 2 3 ये सारे के सारे आपको हाइड्रोजन के साथ जो कार्बन ने बॉन्ड फॉर्म किया है, मतलब कि इसे हम जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कहेंगे, sp2 ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैपिंग की है, यहां पर भी सेम वही कहानी रिपीटेड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड है सारे के सारे। ये क्या है, हाइड्रोजन है, लिख देते हैं हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। बोलो, बात साफ है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? वेरी नाइस। मतलब अगर हम देखें तो यहां पर यूज हो रहा है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए, और वो भी कितने, 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल किसी एक पर्टिकुलर कार्बन के यूज हो रहे होंगे बॉन्ड फॉर्म करने के लिए, अगर बात सिग्मा बॉन्ड की हो रही है तो। एंड दीज सिग्मा बॉन्ड्स डिनोट द हाइब्रिडाइजेशन। आपने देखा होगा पहले जब मैं आपको बढ़ा रहा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो बॉन्ड है, ये देखो यहां पर 1 2 यहां 3 और ये 4, राइट। टेट्राहेड्रल तो बन रहा है और सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4। तो टोटल यहां पे अगर देखा जाए तो 4 sp3 ऑर्बिटल्स का यहां पर ओवरलैपिंग हो रहा होगा कार्बन के, ठीक है। sp3 4 sp3 with overlaps with the s orbital of the hydrogen। क्लियर बात है? बोलो, यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सारी चीजें मैंने बता दी। यहां पर pz कहां है वो भी मैं लिख देता हूं इधर। ये है हमारा pz, ठीक है। कौन सा pz सर, किसकी बात कर रहे हो, ये pz, ठीक है। और बाकी 1 2 3 ये कहां है, ये देखो 1 2 3। क्लियर बात है? आई होप आपको बेहद बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा। एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखना, इसमें एंगल होता है 120 डिग्रीज का, ठीक है। 120 डिग्री का एंगल यहां पे होता है, राइट। हाइड्रोजन कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लिख देता हूं यहां पे, हाइड्रोजन कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है ये 120 डिग्री का होता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है हमारा sp हाइब्रिडाइजेशन। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए यहां पर भी सेम कहानी होगी। कार्बन का क्या होता है, आउटर मोस्ट EC 1s2 2s2 एंड 2p2। इसे डिब्बों में यदि डाल दें तो यहां पर एक डिब्बा, यहां दूसरा डिब्बा और यहां पे तीसरा डिब्बा। डिब्बे नहीं है, ऑर्बिटल्स हैं। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये हो गई इसकी ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट की अगर हम बात करें तो यहां पे होता है एक डिब्बा, यहां दूसरा डिब्बा और यहां पे ये 3 डिब्बे, ठीक है। तो एक्साइटेड स्टेट में यहां पे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन यहां पे होता है एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब एक्साइट हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन और जा चुका है यहां, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट। अब यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन में होता यह है कि एक s और एक p इतना ही इन्वॉल्व होगा। मतलब कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा यहां पर इस तरीके से होगा, एक s और एक p यहां पर बॉन्ड फॉर्म करेंगे और मिलकर ये बनाते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर बात है? कैसे होगा, क्या होगा, मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल यहां पर इसका एक दिखा देता हूं आपको। एग्जाम्पल क्या है, यहां पर देखिए कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहां पे सीधा सीधा ही होगा ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। लीनियर मॉलिक्यूल है ये, बोलो लीनियर मॉलिक्यूल है ये, राइट। अब कैसे होता है, क्या होता है, आइए आपको बताता हूं। सबसे पहले एक कार्बन ले लेते हैं यहां पर, ये रहा एक कार्बन और ये रहा हमारा दूसरा कार्बन। क्लियर बात है? आइए इनके ऑर्बिटल्स बनाते हैं, ठीक है। अगर यहां पे हम बात करें तो ये है अपने पास में px, यहां लिख देता हूं px py एंड pz, px py एंड pz। क्लियर है? तो सिर्फ और सिर्फ px इन्वॉल्व हो रहा है, यानी कि py एंड pz ये इन्वॉल्व यहां पर नहीं हो रहे होंगे। तो आइए देखते हैं आगे का मामला। ये देखो, ये रहा हमारा px, क्लियर बात है। ये दूसरे कार्बन का px, एंगल कितने का आ रहा है, एंगल आ रहा है 180 का, 180 डिग्रीज का एंगल आ रहा है। यस और नो? अब py और pz को भी हम लोग बना देंगे
ध्यान से देखना है, बड़ा इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर इसका होता है। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब एक्सिस इनकी भी बना देते हैं भाई। ये देखो, ये देखो, यहां से ये इसकी एक्सिस, यहां से ये इसकी एक्सिस। क्लियर है? ओके। अब यहां पे भी एक्सिस होनी जरूरी है, तो ये रही, ये बन गई एक्सिस। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है ये कौन सा है भाई बोलो? ये है यहां पर सिग्मा बॉन्ड, है ना भैया? सिग्मा बॉन्ड है, राइट। यहां पर क्या होगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आएगा, बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर भी एक हाइड्रोजन आएगा, बॉन्ड बनाएगा, ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड है कि नहीं है? बिल्कुल सिग्मा बॉन्ड है। अब होता क्या है, यहां जो हमारे पास में py और pz नाम के जो ऑर्बिटल्स हैं, ये यहां पर लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं और बनाते हैं पाई बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको, ये आपस में ओवरलैप होंगे, बोलो पाई बॉन्ड बनाएंगे। और जो ब्लू कलर में आपको नजर आ रहे हैं, ये भी यहां पर आपस में ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। यहां पर बन रहा है ये एक पाई बॉन्ड, और जो ग्रीन कलर में बना है वो भी क्या है? पाई बॉन्ड। मतलब कुल मिलाकर ये जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, ये कैसा दिख रहा होगा? देखो भाई, ये कार्बन, एक सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, और यहां पे ये हाइड्रोजन के साथ बनाया हुआ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे क्या है? दो पाई बॉन्ड्स हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, और ये क्या है? ये भी सिग्मा बॉन्ड है, बोलो। ठीक है, तो इस तरीके से होता है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें कि अगर हमारा जो कार्बन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करना चाहता है, तो ये जो कार्बन है ये यहां पर दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स को यूज करता है, और साथ ही में अपने py और pz को यूज करता है। यहां पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, बोलो, और दो sp हाइब्रिडाइज। ठीक है, मतलब मोटा मोटा हमने ये समझा कि अगर हमारे पास में sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, तो यहां पर यूज होते हैं 4 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। मतलब 4 अलग अलग एटम्स के साथ या फिर ग्रुप्स के साथ ये लोग फॉर्म करते हैं बॉन्डिंग, और वहां पर जाके बनती है हाइब्रिडाइजेशन sp3। ठीक है, जब आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात, तो यहां पर होता है 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, और एक यहां पे pz का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और जब बात होती है यहां पर sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहां पर यूज होते हैं 2 sp और एक py एंड 1 pz ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखा जाए तो ये सारे के सारे क्या फॉर्म कर रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। ये है सिग्मा बॉन्ड, और ये बनाता है पाई बॉन्ड, ये बनाते हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं 2 पाई बॉन्ड। क्लियर बात है? वेरी नाइस। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं आपको बताता हूं, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है किसी भी चीज का, राइट? तो छोटा सा एक ट्रिक है, ज्यादा दिक्कत वाला तो नहीं है। देखो भाई, जब एक सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, या फिर आप कहें लोन पेयर, ठीक है, राइट? ओके, अब आपको क्या करना है? काउंट करना है 1 2 3 4। पहले तो मैं बताता हूं, उसके बाद समझा दूंगा। इन दोनों का मतलब हो गया 1, इसका मतलब भी 1 होगा, और इसका भी मतलब 1 होगा। अब ये 1 1 1 1 क्या है? देखो, ध्यान से देखो। अगर आपके पास में काउंटिंग जो आती है वो 4 आती है, तो वो हमेशा हमेशा के लिए होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर काउंटिंग आपके पास में 3 आती है तो वो होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अगर काउंटिंग आपके पास 2 आती है तो वो आएगी sp हाइब्रिडाइज्ड। मैं क्या कह रहा हूं? लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास में CH4 है, ये हाइड्रोजन यहां पे एक, ये हाइड्रोजन एक, ये हाइड्रोजन एक, और ये हाइड्रोजन एक। ठीक है, काउंटिंग करना है, चाहे सिग्मा बॉन्ड हो, लोन पेयर हो, डबल बॉन्ड हो, या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, 1 1 1 कंसिडर करना है।
ठीक है, काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, क्या काउंटिंग आई 4, तो क्या होना चाहिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्या है, जी हां है, राइट। अब देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे होगा, यहां होगा हाइड्रोजन, यहां होगा हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर दूसरा। काउंटिंग यदि करेंगे तो डबल बॉन्ड को भी हमें 1 कंसीडर करना है, इसे भी 1 कंसीडर करना है और इसे भी 1 कंसीडर करना है। तो अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन मुझे बताना है तो टोटल आ गए 3, और 3 के लिए भैया ने कहा था sp2, तो चुपचाप लिख देंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन है। एक और एग्जांपल, ये देखो भाई, कार्बन यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन है ना, ये 1, और ट्रिपल बॉन्ड को भी मैंने कहा था कि 1 कंसीडर करिए, तो ये हो गया 1, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बात समझ में आ रही है, बोलो। अगर एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस चुका है तो एक बार फटाफट इसे देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। चलिए अब मैं कुछ कंपाउंड बनाऊंगा और हम यहां पर डिसाइड करेंगे कि वहां पर कितने सिग्मा या फिर पाई बॉन्ड्स मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले तो इजी वाला ले लेते हैं, यहां पर CH4, ठीक है। सेकेंड होगा यहां पर CH3, CH2, CH2 और यहां पे CH3, ये हो गया दूसरा। और थर्ड यहां पे ले लेते हैं एक बेंजीन रिंग, ठीक है। एक और बताएंगे, सबसे पहले ये सॉल्व करो फटाफट, वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताओ। चलिए सॉल्व करिए फटाफट। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो मैं आपको बता दूं, यहां पे रहा कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, 4 है यहां पर, ठीक है। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहां पर, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड्स, 4 सिग्मा बॉन्ड यहां पे है। उसके बाद में अगर इधर बात करें तो यहां कार्बन, ये एक हाइड्रोजन, यहां पे दूसरा और यहां पे तीसरा, फिर यहां पे कार्बन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां कार्बन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां कार्बन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन, यहां एक हाइड्रोजन। गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। वापस गिन ले, ये हो गया, अलग कलर से काउंटिंग कर लेते हैं। यहां पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हो गए 10। उसके बाद ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13। टोटल कितने हो गए, यहां पे आ गए हैं 13 सिग्मा बॉन्ड्स, 13 सिग्मा बॉन्ड्स। क्लियर है, बोलो, वेरी नाइस। अब आ जाओ यहां पर, ये देखो भाई स्ट्रक्चर, इसे कैसे बनाएंगे डिटेल में हम लोग। ये देखो, यहां एक डबल बॉन्ड, यहां एक डबल बॉन्ड, यहां एक डबल बॉन्ड, मतलब यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, इधर भी और इधर भी, सब जगह हाइड्रोजन मौजूद है। चलिए काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करेंगे सबसे पहले, यहां 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए, 7 8 9 10 11 एंड 12, 12, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स यहां पर मौजूद है। और साथ में अगर हम बात करें पाई बॉन्ड्स की, तो जी हां, यहां पर पाई बॉन्ड भी मौजूद है। कितने, यहां पे 1, यहां 2 और यहां 3, तो टोटल 3 पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो अब मैं आपको देता हूं होमवर्क, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि उसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड्स हैं। आइए होमवर्क लिख लीजिए भाई फटाफट। ठीक है, ये दो। और नेक्स्ट आपको यहां पे हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ठीक है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको, जो मैं मार्क कर रहा हूं उस कार्बन का। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है, और यह है क्वेश्चन नंबर 6। 7th में भी आपको हाइब्रिडाइजेशन ही बताना है। और
आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है इस पर्टिकुलर कार्बन का, यहां पर इस कार्बन का, ठीक है। तो रेड में जो मैंने मार्क किया है यहां के हाइब्रिडाइजेशंस आपको बताने हैं, और बाकी यहां पर जो फोर्थ और फिफ्थ है मॉलिक्यूल, यहां पे आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स यहां पे मौजूद है। तो ये आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। तुरंत वीडियो को पॉज करिए और इसे सॉल्व करिए और मुझे बताइए आंसर क्या है। मैं पर्सनली आपके आंसर्स जाकर चेक करने वाला हूं, तो चलिए करिए फटाफट सॉल्व, बताइए आंसर क्या है। नेक्स्ट आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या है? किसी भी दो पर्टिकुलर एटम्स के बीच में जो यहां पर बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड का जो लेंथ होता है इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब ये बेसिकली न्यूक्लियस के बीच में होता है। आइए मैं आपको बना के दिखाता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल ये एक कोई भी पर्टिकुलर एटम है और यहां पर दूसरा एक पर्टिकुलर एटम मौजूद है, ठीक है। दो एटम्स यहां पर है। अब इनके बीच में जो न्यूक्लियस मौजूद है, इस न्यूक्लियस के बीच में से अगर मैं एक लाइन ले जाऊं यहां तक, राइट, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में, तो ये जो यहां पर हमें मिला है, दिस इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ। दिस इज नथिंग बट बॉन्ड लेंथ। क्लियर बात है। अब ये जो बॉन्ड लेंथ है ये काफी ज्यादा डिपेंड करती है कि वो जो बॉन्ड है वो बना किससे है। क्या वो मात्र सिग्मा बॉन्ड से बना है, या फिर वो सिग्मा और पाई बॉन्ड से मिलकर बना है, या फिर वो पाई बॉन्ड से मिलकर बना है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड्स मतलब एक सिंगल बॉन्ड है ना। अब सिग्मा या पाई बॉन्ड का मतलब डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, है ना, कोई भी तमाम बॉन्ड, और पाई बॉन्ड्स। अब इस पे ये ऐसा क्यों डिपेंड कर रहा है? क्योंकि जब हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की या फिर सिंगल बॉन्ड की, तो जो बॉन्ड लेंथ है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है सिंगल बॉन्ड में, उसके बाद डबल बॉन्ड, और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ जो होती है ये ट्रिपल बॉन्ड की होती है, राइट। देखो भाई, अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ, तो सबसे ज्यादा यहां पर बॉन्ड लेंथ होती है सिंगल बॉन्ड की, राइट। उसके बाद में होती है डबल बॉन्ड की, और लास्ट में सबसे कम होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंगल, डबल बॉन्ड और फिर ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर बात है। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, उसके बाद में sp2 हाइब्रिडाइज का सबसे उसके कम, और उसके बाद में sp हाइब्रिडाइज का उससे भी कम, ठीक है। तो एक ये चीज देख ली हमने और एक ये चीज हमने देख ली, ठीक है। साथ ही में एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो बॉन्ड लेंथ होता है ये हम लोग एंगस्ट्रॉम में काउंट करते हैं, ठीक है। इसका यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ का यूनिट एंगस्ट्रॉम, हम लोग एंगस्ट्रॉम में इसे काउंट करते हैं। तो भैया पढ़ लो, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम्स जॉइंड बाय द बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और दो न्यूक्लियाई के बीच में जो लाइन होती है, अगर आप इसे ज्वाइन कर दें तो इस पर्टिकुलर चीज को हम लोग बॉन्ड लेंथ कह देंगे। क्लियर बात है, बोलो, ठीक है। अगर बात समझ में आ गई है, एकदम बढ़िया से आपके खोपड़िया में घुस चुकी है, तो एक बार फटाफट देख लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट आता है बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी मतलब क्या है? किसी भी बॉन्ड को बनाने के लिए या फिर तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। आइए डेफिनेशन क्या कहती है? बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ, इसे हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं, is defined as the amount of energy required to break a bond in a molecule। किसी भी मॉलिक्यूल में किसी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होने वाली एनर्जी को हम लोग कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्लियर बात है? ओके। अच्छा, आपने बॉन्ड लेंथ जब पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले, तो हमने क्या देखा कि भैया बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद में डबल बॉन्ड, और फिर बाद में था ट्रिपल बॉन्ड। यस और नो? ठीक है, मतलब sp3 सबसे ज्यादा, उसके बाद में sp2, और उसके बाद में सबसे कम आता है sp। ऐसा हमने पढ़ा,
ठीक है, बॉन्ड एनर्जी के केस में यह सारा का सारा मामला उल्टा पड़ जाता है। जी हां, बॉन्ड एनर्जी के केस में अगर आप देखें तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद में डबल बॉन्ड की और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड की। मतलब ही sp हाइब्रिडाइज अगर बॉन्ड है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा, उसके बाद में होगा sp2 और लास्ट में होगा sp3। एक सीधी सी कहानी आपने बचपन में सुनी होगी कि अगर आपको मैं एक लकड़ी दे दूं, ठीक है, और अगर मैं आपके दोस्त को 5, 6, 7, 8, 10 लकड़ियां एक साथ दे दूं, तो आप इस एक सिंगल लकड़ी को जल्दी तोड़ पाएंगे या फिर ये बंच ऑफ लकड़ीज, लड़की नहीं लकड़ी, ठीक है, लकड़ी, इसे तोड़ पाएंगे जल्दी? बताइए भाई, किसे जल्दी तोड़ पाएंगे? आसान सी बात है भाई, इसे आराम से तोड़ देंगे और इसे नहीं तोड़ पाएंगे, बेहद मुश्किल होगी। इससे आप याद कर सकते हैं कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड की एनर्जी यानी तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी है ना, ज्यादा है ना, तो उसे एनर्जी ज्यादा लगेगी, मतलब ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। ऐसे आप लोग इसे याद कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर बात है? तो बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये किस्सा है, बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो ये किस्सा है, दोनों किस्से